जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों हम सभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए 25 में से 25 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद करते चलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और मेरे चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, जिसमें दोस्तों आपको सभी वीडियो एक साथ मिल सकती हैं। तो सभी वीडियो को दोस्तों एक साथ देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की थी। किस सरकार ने मुफ्त पानी के लिए दोस्तों पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम या फिर उड़ीसा। किस राज्य ने दोस्तों पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा राज्य ने दोस्तों पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है, याद रख लीजिएगा। दोस्तों गोवा ने ही पहला अल्कोहल म्यूजियम भी खोला है। रेबीज मुक्त राज्य पहला कौन सा घोषित हुआ है? गोवा ही घोषित हुआ है, याद रख लीजिएगा। यशस्वी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना और डॉक्टर सलीम पक्षी विहार कहाँ पर है? सब दोस्तों गोवा में है, याद रख लीजिएगा। यशस्वी योजना भी एग्जाम में पूछी जाती है और स्वास्थ्य सखी योजना भी पूछी जा सकती है। तो गोवा से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। यदि मैं दूसरे राज्य की बात करूं तो मध्य प्रदेश सेकंड राज्य है, ये भी आपको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो लाडली लक्ष्मी योजना याद रख लेना है आपको। रोजगार सेतु योजना याद रख लेना है। किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए दोस्तों कौन सी योजना? संकल्प योजना शुरू की गई थी। एक जिला एक शिल्प अभियान दोस्तों कहां पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये सभी चीजें दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी आपको याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? यानी भारत विश्व में सबसे आगे है किस खनिज के उत्पादन में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा अब्रक। अब्रक के उत्पादन में दोस्तों भारत विश्व में अग्रणी है। यदि मैं बात करूं कि अब्रक का उत्पादन कहां पर होता है तो याद रख लीजिएगा, राजस्थान। कहां पर दोस्तों? राजस्थान में अब्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। और यदि दोस्तों यहां पर मैं तांबा की बात करूं तो तांबा याद कर लेना, तांबा के उत्पादन में चिली देश सबसे आगे है। जिप्सम की बात करूं तो जिप्सम में दोस्तों सबसे आगे चीन है। और लो अयस्क की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों लो अयस्क में सबसे आगे है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ ले चादरी अब्रक, क्या दोस्तों? चादरी अब्रक, तो चादरी अब्रक के लिए दोस्तों आपको ब्राजील याद रख लेना है। ब्राजील दोस्तों चादरी अब्रक के लिए सबसे फेमस है। ब्राजील फलों का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन, यदि इनमें से कोई भी उत्पादन आपको पूछ ले तो सबसे आगे ब्राजील है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं, याद रख लीजिएगा। यदि मैं बात करूं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो नाम आपको याद रख लेना, ओम बिरला का। ओम बिरला कौन है दोस्तों? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी तो मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और दलित वर्ग से थी, ये भी आपको याद रख लेना है। दूसरी की बात करें, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष
तो सुमित्रा महाजन का नाम आपको याद रख लेना है। किसका दोस्तों? सुमित्रा महाजन का नाम आपको याद रख के चलना है। यदि लोकसभा की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा दोस्तों एक निचला सदन है और अस्थायी सदन है, यानी इसे कभी भी स्थगित किया जा सकता है। ये सब चीजें दोस्तों आपको याद करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी पुस्तक है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा की दोस्तों पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्जाइमर रोग मानव शरीर में का कौन सा अंग प्रभावित करता है? एल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। एल्जाइमर रोग दोस्तों मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित करता है, याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों फेफड़े की बात करूं तो निमोनिया, एग्जाम में पूछा जाता है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो याद रख लीजिएगा फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था, याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे खेलों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। कौन सा दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा को खेलों की राजधानी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में है। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर से याद रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में अब की बार पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो जरूर से याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व में इसने किसको हराया था? नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। और इसमें हराने में इसकी मदद किसने की थी? तो नाम आपको याद रख लेना, चाणक्य। चाणक्य ने दोस्तों इसकी मदद की थी और बाद में चाणक्य इसके कौन बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चाणक्य की पुस्तक पूछी जाती है अर्थशास्त्र, याद रख लीजिएगा। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछे कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में कौन आया था, तो नाम आपको याद रख लेना है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज दोस्तों किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था मैगस्थनीज? तो नाम आपको याद रख लेना सेल्यूकस निकेटर। किसका दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मैगस्थनीज की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा इंडिका। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? इंडिका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। यदि आपसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रख लेना जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने दोस्तों भद्रबाहु, गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जरूर से याद रख लेना है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु याद रख लीजिएगा 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि बिंदुसार की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो उसके बाद दोस्तों यह गद्दी पर बैठा, याद रख लीजिएगा। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की बात करूं तो बिंदुसार का बेटा अशोक था। इसने दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, याद जरूर से रख लीजिएगा। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में, जिसमें दोस्तों 13वें शिलालेख में बताया गया है कलिंग विजय के बारे में। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बृहद्रथ की बात करूं तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीडी एग्जाम में पूछा गया था, सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रख लीजिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया था, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान किसने जारी किया था? यानी जो बंगाल था, बिहार और उड़ीसा राज्य था, उसकी दीवानी अंग्रेजों को किसने दिलवाई थी, किसने जारी किया था फरमान? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड ने दोस्तों ये फरमान जारी किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली दोस्तों इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, ठीक है ना। और दोस्तों आप सभी के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने एक चैनल बनाया है कार्टून चैनल, जो दोस्तों जिसमें मैं कार्टून वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो यदि आप कार्टून वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उस चैनल पर एक बार जरूर से जाइएगा। उस चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। तो एक बार से दोस्तों जरूर से कार्टून वीडियो देखिएगा, कैसी लगी ये जरूर से आप बताइएगा। जैसे प्यार और सपोर्ट दोस्तों आपको आप मेरे इस चैनल पर देते हैं, उस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस झील से निकलती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विहार झील से दोस्तों मुंबई की मीठी नदी निकलती है, याद रख लीजिएगा। और महाराष्ट्र की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? कोयना झील को। किसको दोस्तों? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, जरूर से याद रख लेना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है दोस्तों? एकनाथ शिंदे हैं, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिकट झील आया है, तो याद रख लीजिएगा पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सूरज कुंड झील कहाँ पर है? तो सूरज कुंड झील दोस्तों हरियाणा में है। और केलोरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामप्पा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन गया है, यह मंदिर किस राज्य में है? रामप्पा मंदिर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, तेलंगाना। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और यह 39वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर बनाया गया है, तो इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। 40वां आपसे एग्जाम में पूछ ले तो 40वां कौन सा है दोस्तों? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में। और धोलावीरा है कहाँ पर? गुजरात में। धोलावीरा का स्थानीय नाम याद रख लीजिएगा, कोटड़ा टिब्बा। क्या दोस्तों? स्थानीय नाम कोटड़ा टिब्बा है। अब दोस्तों तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना राज्य कब बना था? तो जरूर से याद रख लीजिएगा, जून 2014 में। कब दोस्तों? जून 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था, तो ये भी जरूर से आपको जरूर याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। इसे दोस्तों इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली किसान महिलाओं ने दोस्तों सरदार की उपाधि दी थी। भारत का बिस्मार्क, याद रख लीजिएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर, केवड़िया गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? केवड़िया गुजरात में। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? रामवी सुतार ने, जरूर से याद रख लीजिएगा। और एक चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को दोस्तों एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों यह बात कही थी कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी ने दोस्तों 1907 में एक पुस्तक लिखी थी, याद रख लीजिएगा, हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का
निम्न में से दिल्ली सल्तनत काल का वह प्रथम सुल्तान कौन है जिसने स्थायी सेना रखी थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कई बार दोस्तों मैं आप सभी को आंसर बता चुका हूं। स्थायी सेना किसने रखना शुरू किया था? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? इसी ने। सैनिकों का हुलिया लिखना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लिखना शुरू किया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लेना है। अपने सैनिकों को नगद वेतन देना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, याद रख लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करूं तो इनकी पत्रिका आपको याद रख लेनी है, राफ्त गोफ्तार। कौन सी पत्रिका दोस्तों? राफ्त गोफ्तार पत्रिका किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की थी, याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल किसे कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को दोस्तों भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। यह दोस्तों 6 राज्यों में फैला हुआ है, याद रख लीजिएगा। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में फैला हुआ है। और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट ही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजनाओं की शुरुआत की गई है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस राज्य में प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजना की? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है दोस्तों, 75 वर्ष से ऊपर के जो पेड़ है ना, और जिसके पेड़ है उस व्यक्ति को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, लूनी नदी। लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, याद रख लीजिएगा। और मैंने आप सभी को बताया था कि यह एक ऐसी नदी है जिसका जल शुरुआत में मीठा होता है और बाद में खारा हो जाता है। लूनी नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद रख लेना है। अरावली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों यह निकलती है और कहाँ पर जाती है? राजस्थान के कच्छ के रण में जाकर यह खत्म हो जाती है। तो जरूर से याद रख लेना है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है इसलिए इसका जल मीठा होता है। और जब ये दोस्तों राजस्थान के कच्छ के रण में जाती है तो वहाँ पर इसके जो पानी होता है उसमें नमकपन आ जाता है, इसलिए दोस्तों इसका पानी खारा हो जाता है। तो यही एक ऐसी नदी है जो अंतर्देशीय जिसका जल निकास है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही का मिलान करो। यहाँ पर आपको बताना है, सही का मिलान करना है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से मिलेगी? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज दोस्तों कृषक से संबंधित था, कृषि करता था। ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज दोस्तों चारागाह राइट हो जाएगा। और मध्यकाल की बात करूं तो जमींदारी मध्यकाल से रिलेटेड थी, याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउफ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउफ नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है राउफ नृत्य का। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों राउफ नृत्य होता है, जरूर से याद रख लीजिएगा।
ट्यूलिप गार्डन एग्जाम में पूछा जाता है, ट्यूलिप गार्डन, तो याद रख लीजिएगा ट्यूलिप गार्डन भी दोस्तों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में खोला गया है। केसर का जीआई टैग किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को ही मिला है। तो ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है। एक दिन दोस्तों मैंने वीडियो में ही सारी चीज़ें आपको कवर कराई थी इनसे रिलेटेड। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से सारी वीडियो को देख लीजिए। सभी वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की मैं डेली लेकर आता हूं आप सभी के लिए, तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए प्रोवाइड करा देता हूं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बताइए, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कैप कैमोरिन कन्याकुमारी। कौन सा दोस्तों, कैप कैमोरिन कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि मैं उत्तरी बिंदु की बात करूं तो इंदिरा कोल, और यदि दोस्तों मैं आपके पूर्वी बिंदु की बात करूं तो याद रख लीजिएगा किबिथू। कौन सा दोस्तों, किबिथू अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात है दोस्तों। और भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु की बात करूं तो इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन पॉइंट भी इसे ही कहा जाता है। तो ये चीज जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी श्रवण बेलगोला में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चामुंडा राय। चामुंडा राय ने दोस्तों श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। श्रवण बेलगोला है कहाँ पर, कर्नाटक में। और यहीं पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन पद्धति के द्वारा अपने देह का त्याग किया था 298 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। तो जरूर से याद रख लेना है, चट्टान को काटकर बनाई गई एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है गोमतेश्वर की, जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पायलट प्रोजेक्ट तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है। ऐसा एटीएम जिससे दोस्तों अनाज निकाला जाता है, कहां पर स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां पर दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है, जिससे दोस्तों आप गेहूं, बाजरा और चावल ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिम्बूस जनजाति कहाँ की है। लिम्बूस जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सिक्किम। सिक्किम राज्य में दोस्तों लिम्बूस जनजाति पाई जाती है, जरूर से याद रख लीजिएगा। भील की बात करूं तो भील दोस्तों राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नागालैंड की बात करूं तो कोनियाक जनजाति आपको याद रख लेनी है। कौन सी जनजाति, कोनियाक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, याद रख लीजिएगा 18 सितंबर। कब दोस्तों, 18 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था, जरूर से याद रख लीजिएगा। यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाता है, तेजपाल। तेजपाल ने दोस्तों माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर निर्माण करवाया था, याद रख लीजिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला को याद रख लीजिएगा। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, कई बार मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की किस मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी,
ये तीनों दोस्तों एक ही प्रकार की मिट्टी हैं। और दोस्तों काली मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या उत्पन्न करती है, तो याद रख लेना कपास के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है ना। कपास का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। और यदि मैं आपसे बात करूँ कि राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र आपको याद रख लेना है। कहाँ पर दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में है स्थित। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है। एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गरसोप्पा। गरसोप्पा जलप्रपात, या फिर जोग जलप्रपात, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। यही तीनों एक ही है दोस्तों, नाम है इनका अलग अलग। जोग जोग भी बोला जाता है, गरसोप्पा भी बोला जाता है, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। तो याद रख लेना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर है, तो याद रख लीजिएगा शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर, और कर्नाटक में है। ये भी आपको याद रख लेना है। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ये आप सभी के लिए HW है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों CRPF ट्रीटमेंट से रिलेटेड GK GS करंट अफेयर्स और हिंदी के क्या दोस्तों प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।